जैसे देखिए पहले प्रश्न में कहा है 4200 रुपये को अमर और मदन के बीच 9:15 के अनुपात में बांटा गया है, तो मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यही कहा है। तो कुल राशि कितनी है हम जान लेते हैं। तो हमारी कुल राशि हो जाएगी, कुल राशि पहले लिख लेते हैं, 4200 हमारी कुल राशि है। और इसमें अमर का क्या हिस्सा है, तो अमर को हम ए मान लेते हैं, अमर को हम ए मान लेते हैं। तो ए का हिस्सा क्या है 9, और मदन जो है, मदन को हम एम मान लेते हैं और इसका हिस्सा 15 है। तो हम जानते हैं कि इन दोनों को मिलाकर ही 4200 बना है। तो 4200 इन दोनों को मिलाकर ही बना है। तो 15 को और 9 को हम जोड़ देंगे, 15 को और 9 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा, इसको 9x मान लीजिए और इसको 15x मान लीजिए। x मानने से और आसान हो जाएगा। तो 15 में से 9 जब जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 15 9 24x, टोटल हो जाएगा 24x, और 24x बराबर आपका हो जाएगा टोटल राशि 4200। मतलब हमने जैसे इन दोनों की राशि है तो हमें एक राशि ज्ञात करनी है मदन की। तो मदन की राशि ज्ञात करने के लिए पहले हम इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ दिए हम इनको, तो हम इनको काट देंगे। x बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ 4200 बटा 24। तो 4200 बटा 24 हो जाएगा x बराबर। तो 8 से हम 6 से काटेंगे, 6 चौका 24 होगा और 6 सत्ते 42 होगा। तो हमारा 700 हो गया, बच गया। फिर 4 से काटेंगे तो 4 एकन्नम 4 और हासिल बचा 3, 4 सत्ते 28, 4 पच्चीस 20, यानी कि 175 हमारा आ गया। और 175 याद रखिएगा, 175 x बराबर हमारा आया है 175। इतना आप याद रखिएगा, x बराबर 175 आया है, यह याद रखिएगा, x बराबर 175 आया है। इतना याद रखिएगा, x बराबर 175 आया है। आइए आगे समझते हैं। यह आप याद रखिएगा कि x बराबर 175 आया हुआ है। तो हमारा x बराबर 175 आया था यहाँ पर। तो x बराबर 175 आया था और मदन की राशि हमें ज्ञात करनी है। और मदन की राशि कितनी थी, तो मदन की राशि हमारा थी 15x। 15x मदन की राशि, तो x बराबर 175, तो 15x बराबर कितना होगा, तो 15 का इसमें गुणा कर देंगे, 15 का हम इसमें गुणा कर देंगे। 15 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 पच्चीस 75, 15 सत्ते 105, 105 में 7 जुड़ जाएगा 12, 112 हो जाएगा। फिर हासिल लगा 11, 11 हासिल लग गया, 15 का नम 15, 15 में 11 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 26, यानी कि हमारी मदन की राशि हो जाएगी 2625 रुपये। 2625 रुपये मदन की टोटल राशि हो जाएगी। और अगर हमें अमर की राशि ज्ञात करनी है तो 4200 में से हम 2625 रुपये घटा देंगे। 2625 रुपये घटा देंगे, 10 में से 5 घटा 1 बचा, 5 बचा, और उसके बाद 9 में से 2 घटा 7 बचा, उसके बाद 11 में से 6 घटा तो 5 बचेगा, उसके बाद 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि 1575 रुपये अमर को 1575 रुपये मिलेंगे। लेकिन हमसे केवल मदन की राशि पूछा है, तो हम मदन की राशि 2625 रुपया इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न। अनुपात समानुपात के क्वेश्चन ऐसे ही बहुत आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश और चांदनी वार्षिक परीक्षा में 4:7 के अनुपात में अंक प्राप्त करते हैं। यदि दोनों के अर्जित अंकों का कुल अंक 1430 हो तो रमेश ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। रमेश का अंक पूछा है तो रमेश पहला है, यानी कि 4 का मान हमसे पूछा है। हम सीधे, अब अगर आपको सीधे करना है तो आप जानिए कि लेकिन आप छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं तो आपको सीधे करना नहीं आता होगा, तो हम x मानकर ही लगाएंगे। तो रमेश का मानेंगे हम 4x और
चंद्रानी का मानेंगे हम 7x। चंद्रानी का 7x हो गया और रमेश का हो गया 4x, और टोटल मिलाकर 7x और 4x हो गया हमारा 11x। तो 11x का मान है 1430 रुपया। 11x का मान 1430 रुपया है। तो रमेश का ज्ञात करना है, तो रमेश का है 4x, तो हमें एक ही नियम से सीधे लगा दीजिए। 11x का मान 1430 रुपया, तो 4x का मान कितना होगा, तो एक एक नियम से हमारा सीधा लग जाएगा क्वेश्चन। 11x नीचे चला आएगा, x से x कट जाएगा, 11 91 11, 11 तिया 33, 11 जुराइन 0 और 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 से गुणा होगा 4 जुना 0, 4 तिया 12, 4 91 4, 1 5, यानी कि 520 हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि रमेश ने परीक्षा में 520 अंक प्राप्त किए। रमेश ने परीक्षा में 520 अंक प्राप्त किए। यदि आपको चंद्रानी के अंक ज्ञात करने हैं तो 520 1430 में से 520 आप घटा सकते हैं, चंद्रानी के अंक ज्ञात हो जाएंगे। तो 1430 में से 520 घटा दीजिए, तो 0 में से 0 घटेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 3 में से 2 घटेगा और उसके बाद 14 में से 5 घटेगा, 9 बचेगा, यानी कि 910 चंद्रानी के अंक थे। चंद्रानी ने 910 अंक प्राप्त किए, रमेश ने 520 अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है। कह रहा है संगीता और राम ने एक साथ मिलकर 6630 रुपये जमा किए, तो जो कि क्रमशः 4:9 के अनुपात में है, तो संगीता ने कितना धन जमा किया। पूछ रहा है संगीता का हिस्सा क्या है। तो हम देख रहे हैं टोटल हिस्सा हमारा है, कुल हिस्सा है हमारा 6630 रुपया। 6630 रुपया कुल हिस्सा है। इनमें से संगीता का हिस्सा कितना है, संगीता का होगा 4x, और राम का कितना है, तो राम का होगा 9x। संगीता का 4x हो गया और राम का 9x हो गया। संगीता का 4x एक बार मिट गया था, और राम का होगा 9x, और टोटल तो हमारा 6630 रुपया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, संगीता का ज्ञात करना है, यानी कि 4x का मान ज्ञात करना है। यानी कि 9 और 4 को हम जोड़ देंगे, 9 4 13x, यानी कि 13x का मान हमारा हो जाएगा 6630 रुपया। 13x का मान हो जाएगा 6630 रुपया, और हमें संगीता का ज्ञात करना है, तो हमें 4x का मान ज्ञात करना है। तो हम डायरेक्ट कर देंगे 4x का मान, तो 13x नीचे आ जाएगा। एक एक नियम से, एक नियम अगर आप पढ़े होंगे तुरंत लगा देंगे। तो 13 को 66 से काटेंगे, 13 13 25 65 हो जाएगा, और 13 का नम 1 हो जाएगा, 13 जुना 0, यानी कि 510 गुणे 4, तो 4 जुना 0 होगा। उसके बाद 4 91 4, 4 5 20, यानी कि 2040 रुपये हमारा हो जाएगा संगीता का। संगीता का धन पूछेगा तो संगीता का धन हो जाएगा 2040 रुपये, संगीता का धन था। यदि हमसे पूछेगा कि राम का कितना धन था, तो 6630 में से 2040 घटा देंगे, तो हमारा राम का धन आ जाएगा। अनुपात समानुपात को करने के कई तरीके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश और जयचंद्र ने किसी व्यापार में 9:11 के अनुपात में निवेशक किया। यदि उद्योगों द्वारा कुल पूंजी 3240 रुपये हो, तो उनमें जयचंद्र का हिस्सा रमेश के हिस्से से कितना अधिक है। कह रहा जयचंद्र का हिस्सा रमेश के हिस्से से कितना अधिक है। हमारी कुल पूंजी कितना दिया है, कुल पूंजी दिया है 3240 रुपये। हमारी कुल पूंजी दिया है 3240 रुपये, और जिसमें रमेश का दिया है 9x, और जयचंद्र का दिया है 1
11x। अब हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, जयचंद का हिस्सा रमेश के हिस्से से कितना अधिक है। तो जयचंद का हिस्सा 11x है, रमेश का हिस्सा 9x है, तो हम यहीं से घटा लेंगे। 11x में से 9x घटेगा 2x, 2x अधिक है तो 2x का मान हमें ज्ञात करना है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कुल पूंजी तो 9x और 11x को जोड़ देंगे। 11x और 9x का हमारा 20x, तो हमारा 20x का मान होगा 3240 रुपये। 3240 रुपये 20x का मान होगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 51 में 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, यानी कि x का मान हमारा आ जाएगा 162। और तो 2x का मान हमें ज्ञात करना है, x का मान 162, तो 2x का मान 2 का गुणा हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 51 में 2, 1 3, यानी कि जयचंद का हिस्सा रमेश के हिस्से से 324 रुपया अधिक है। 324 रुपया जयचंद का हिस्सा अधिक है रमेश के हिस्से से। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार समझकर लगा सकते हैं अगर नहीं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन कहा है, एक न्यायालय के निर्णयानुसार 4500 रुपये को ABC में बांटा जाना है। यह धनराशि क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में बांटा जाना है। A तथा C के हिस्सों में क्या अंतर है। कह रहा है A तथा C के हिस्सों में क्या अंतर है। तो हम ABC का हिस्सा पहले देख लेते हैं, लिख लेते हैं। A का हिस्सा, B का हिस्सा और C का हिस्सा। A का हिस्सा हमारा हो गया 4, और B का हिस्सा 3 और C का हिस्सा 2 हो गया। तो A और C के हिस्सों के बीच अंतर, हमें A और C के हिस्सों के बीच अंतर निकालना है। तो हम 4 में से 2 को घटाएंगे, हमारा 2 का मान ज्ञात करना है हमें, यानी कि हमें 2x का मान ज्ञात करना है। इन सभी को x मान लें तो हमें 2x का मान ज्ञात करना है, इसी का मान ज्ञात करना है। इसी का मान ज्ञात करने के लिए अभी हम तीनों को पहले जोड़ लेंगे, तो उसके बाद तीनों को जोड़कर 4500 के बराबर रख लेंगे। तो 4 3 7 2 9, 9x बराबर 4500, 9x बराबर 4500। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, यानी कि x बराबर हमारा हो जाएगा 500। x बराबर 500 हो जाएगा। तो हमारा 2x बराबर कितना होगा, तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो 5 दूना 10, यानी कि 1000 रुपये। 1000 रुपये, यानी कि A तथा C के हिस्सों में अंतर 1000 रुपये है। 1000 रुपये A तथा C के हिस्सों में अंतर है, यानी कि A - C बराबर 1000 रुपये। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि गोपाल की आय तथा व्यय का अनुपात 5:4 है। यदि कुल खर्च से 800 रुपये अधिक हो तब आय और व्यय की राशि ज्ञात कीजिए। तो हम पहले आय लिख लेते हैं। तो आय का मान कितना है, आय का मान लिख लेते हैं 5x, और व्यय का मान यानी कि खर्च का मान, व्यय खर्च को कहते हैं, तो खर्च का मान होगा 4x। 5x 4x हो गया। अब कुल आय कितना कहा है, कुल आय कुल खर्च से 800 रुपये अधिक है। तो खर्च हमारा 4x है, आय 5x है, तो 5x में से 4x घटेगा, x बच जाएगा, यानी कि x का मान हमें दिया है 800, यानी कि यह जो होगा वो x का मान होगा, यह जो होगा x का मान होगा, यानी कि आय कुल खर्च से 800 रुपये अधिक है, यानी कि 5x में से हम 4x घटाएंगे तो x का मान हमारा 800 आ जाएगा। x का मान 800 आ गया, तो हमारा कह रहा है कि तब आय तथा व्यय की राशि ज्ञात कीजिए। आय तथा व्यय दोनों की राशि ज्ञात कीजिए, कह रहा है अलग अलग ज्ञात करना है। तो हमें आय की राशि ज्ञात करने के लिए x का मान 800, तो 5x का मान 8 × 5 = 40, यानी कि 4000 हो जाएगा हमारी आय, और 8 × 4 = 3200 रुपये हो जाएगी हमारी खर्च, यानी कि
आय हमारा 4000 और 3200 रुपया खर्च हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ। देखिए पहला प्रश्न है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी किसी कार्य को उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी की कार्यक्षमता हमें ज्ञात कर लेनी है। सबसे पहले कार्यक्षमता हम पहले कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए का लिखेंगे हम, ए को 10 दिनों में, और बी को हम बी को उसके बाद लिखेंगे 15 दिनों में। ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और बी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आप कीजिए, बस हमारी बातों को ध्यान दीजिए। और हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम दोनों की कार्यक्षमता निकालने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी कि 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम यहाँ पर लिख देंगे। तो एलसीएम इनका 10 और 15 का कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक होगा 30 इनका एलसीएम होगा 10 और 15 का। तो 30 को 10 से विभाजित करते हैं तो 10 तियाँ 30 आता है। तो हमारा 10 के सामने लिख देते हैं 3। 30 को 15 से विभाजित करते हैं तो 15 दूना 30 आता है, तो 2 आता है। यानी कि बी की कार्यक्षमता 2 हो गई और ए की कार्यक्षमता 3 हो गई। तो हमें दोनों की कह रहा है कि दोनों मिलकर अगर उसी कार्य को करेंगे तो कितना समय लगेगा, यानी कि कितने दिनों में कर लेंगे। तो हम 3 और 2 को जोड़ देंगे, 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और 30 जो पूरा काम है तो उसको हम भाग दे देंगे, पूरे काम से भाग दे देंगे। तो 5 छक्का 30, तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा 6 दिन। तो दोनों अगर काम करेंगे तो 6 दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे। तो सही उत्तर हमारा आ जाएगा 6 दिन। आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप दोबारा वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको यह प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राजू एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है और श्याम उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। कह रहा है राजू एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है और श्याम उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। तो हम पहले राजू का लिख लेते हैं। तो राजू का हमने लिख लिया है, राजू एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। और उसके बाद कह रहा है कि श्याम का लिख लेते हैं। श्याम उसी कार्य को कह रहा है कि 60 दिनों में कर सकता है। तो श्याम और राजू का दोनों का लिख लिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 40 और 60 का एलसीएम होता है 120। एलसीएम आप निकाल सकते हैं। तो हमें आता है, हम 40 और 60 का एलसीएम निकाल दिए। 40 और 60 का एलसीएम 120 होगा। तो 120 को पहले 40 से विभाजित करेंगे तो 3 आएगा हमारा, यानी कि राजू की कार्यक्षमता 3 हो जाएगी। और उसके बाद 120 को 60 से विभाजित करेंगे पुनः, तो 60 दूना 120, यानी कि 2 आ जाएगा हमारा। श्याम की कार्यक्षमता 2 हो जाएगी। तो राजू और श्याम की दोनों की कार्यक्षमता हमें ज्ञात हो गई। और जब दोनों की कार्यक्षमता हमें ज्ञात हो गई तो हमें कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो कार्य हमारा है 120, कार्य टोटल है 120। तो 120 में हम दोनों की कार्यक्षमता से भाग दे देंगे। 120 में हम दोनों की कार्यक्षमता 3 और 2 5 से भाग दे देंगे। तो 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10 और उसके बाद 2 हासिल हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 24 दिनों में अगर दोनों कार्य करेंगे तो हमारा वो कार्य संपन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि ए किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है।
और आगे कह रहा है कि सी उसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है। अब की 3 लोग हैं, वही काम करना है लेकिन अब की 3 लोग हैं, तो कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हम लगा लेते हैं मेथड। तो 4 और 5 और 10 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। 4 और 5 और 10 का एलसीएम आप जानते हैं कि 20 होता है। इनका लघुत्तम निकाल लीजिएगा, लघुत्तम होता है 20। और जब 20 हमारा लघुत्तम निकल गया तो 4 के सामने 4 25 20, यानी कि हमारा 5 आ गया। इसका मतलब एक ही कार्य क्षमता 5 आ गई। और उसके बाद 5 चौका 20, यानी कि बी की कार्य क्षमता हमारी 4 आ गई। और सी का आएगा 10 दूना 20, यानी कि सी का आ गया हमारा 2 और बी का 4, यानी कि हमारा आ गया। अब हम तीनों मिलकर कह रहा है कि एक दिन में तीनों मिलकर अगर कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त करता है। वैसे हम जब पूरा कार्य हमारा 20 है, 20 टोटल जब कार्य है, टोटल कार्य 20 है, तो 20 में हम 5 4 9 और 2 11 से हम भाग दे देंगे। जब 11 से हम भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 11 इक्यावन 11 और 9 हासिल हो जाएगा। और उसके बाद 11 नीचे हो जाएगा, यानी कि 1 सही 9/11 हमारा उत्तर आ जाएगा। 1 सही 9/11, 1 सही 9/11 दिन में अगर तीनों कार्य कर रहे हैं तो हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा। 1 सही 9/11। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बाहर शोरगुल हो रहा है, उस पर ध्यान न जाए। चौथा प्रश्न है, ए किसी कार्य को कह रहा है कि 10 दिनों में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है। आगे कह रहा है कि बी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। आगे कह रहा है कि सी भी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है। इस बार भी 3 लोगों का क्वेश्चन है, तो इसे कर लेते हैं। सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 10 और 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा। तो 10 और 12 और 20 का एलसीएम होगा 60। तो हमारा एलसीएम आ गया 60। अब 60 आ गया एलसीएम, तो 60 में 10 से पहले भाग देंगे तो हमारा ए का कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो 10 छक्का 60, ए का कार्य क्षमता 6 हो गया। बी का कार्य क्षमता निकालने के लिए 60 में हम 12 से भाग देंगे तो 12 25 60, यानी कि हमारा बी का कार्य क्षमता निकल गया। और सी का कार्य क्षमता निकालने के लिए हम 60 में 20 से भाग देंगे, 20 तियां 60, यानी कि ए का कार्य क्षमता 6 हो जाएगा और बी का कार्य क्षमता 5 हो जाएगा और सी का कार्य क्षमता 3 हो जाएगा। यानी कि अगर हम तीनों को अब कह रहा है कि तीनों मिलाकर तीनों अगर मिलकर, वैसे तो अकेले कार्य कर रहे थे, तब उनका कार्य अकेले का 10 दिन में समाप्त हो रहा था, दूसरे का 12 दिन में, तीसरे का 20 दिन में। अब तीनों एक साथ मिल गए हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा ये देखते हैं। तो संपूर्ण कार्य है हमारा 60। टोटल कार्य जब 60 है तो 60 में हम 6 5 11 3 14, 11 3 14 होता है, तो 14 से हम भाग दे देंगे। 14 से जब भाग देंगे तो हमारा कटेगा 2 7 14 और 2 30 7, यानी कि हम अगर भिन्न में आंसर कहें तो हमारा 30/7 दिन में आ जाएगा उत्तर। 30/7 दिन में, नहीं तो आप काट भी सकते हैं। 7 चौका 28 और 2 4 सही 2/7 आपका आंसर होगा। 4 सही 2/7 दिन में वो तीनों मिलकर कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो पीछे से वीडियो फिर से देख सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रजनी किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकती है, गीता उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकती है तथा सविता उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकती है। बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कह रहा है रजनी, सबसे पहले हम रजनी का लिख लेते हैं। रजनी उसी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करती है। आगे कह रहा है गीता, तो गीता उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। गीता 30 दिन हो गया। और उसके बाद सविता का दिया है
सविता का कहा है, सविता कितने दिनों में करेगी? सविता कह रहा है 40 दिनों में करेगी। तो हम जानते हैं कि पूरा कार्य निकालने के लिए और इन तीनों की कार्य क्षमता निकालने के लिए हम तीनों का पूरा कार्य निकालने के लिए हम तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 20 और 30 और 40 का एलसीएम लेंगे। 20 और 30 और 40 का एलसीएम होगा हमारा 120। 120 हमारा एलसीएम हो गया। ये तो पूरा कार्य हमारा अब निकल गया। अब पूरा कार्य तो हमारा निकल गया, अब हम तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता निकाल लेंगे। 20 काटा अगर रजनी की हम निकालेंगे तो हमें 120 में 20 से भाग देना होगा। 20 छक्का 120, यानी कि 6 कार्य क्षमता हो गई रजनी की। गीता की निकालने के लिए 3 चौका 12, यानी कि 4 हो गई गीता की। सविता की निकालने के लिए 4 तिया 12, यानी कि 3 हो गई सविता की। तो हमारा तीनों का अलग अलग आ गया। तो हमें अगर कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितना समय लगेगा, तो 120 में हम संपूर्ण कार्य में हम तीनों के कार्य क्षमता से भाग दे देंगे। तो 6 4 10 3 13 से हम भाग दे देंगे। तो अगर भिन्न में उत्तर चाहें तो ऐसे कर सकते हैं 120/13 दिन। लेकिन हमें अगर और शार्ट करना चाहें तो 13 में 120 का भाग दें, 120 में 13 का भाग दे देंगे। 120 में जब 13 का आप भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 9 सही 3/13। 9 सही 3/13 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 13 9 117, 3 हासिल बचेगा और 13 नीचे उतर जाएगा। तो आपका 5वां भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं, यही उनकी मुख्य विशेषता है। चौथा प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कहलाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, आदम का पुल किन दोनों देशों के मध्य है? आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। छठा प्रश्न है, आओ जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? आओ जनजाति असम राज्य से संबंधित है। सातवां प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी फुर्सतगंज में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगरी को कहा जाता है? प्रयाग नगरी को, यानी कि इलाहाबाद को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इनको याद करने की ट्रिक है, कर्क रेखा की याद करने की ट्रिक है गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, यही याद करने की ट्रिक है। कार्डामम पहाड़ी इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। 12वां प्रश्न है, किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ।
13वां प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक यात्रा प्रारंभ की गई थी? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। 17वां प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से। अगला प्रश्न है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोया जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट दर्रा कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में विभाजित करता है? 23°3' उत्तरी अक्षांश भारत को दो भागों में विभाजित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरने वाली नदी नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, जो कि गुजरात में स्थित है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का क्रम है। सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश अपना आता है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल, ये चारों खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है? मेघना। मेघना की गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को कहा जाता है। अगला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड है। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र नया राष्ट्र बने थे। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा की जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन। ऑक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। जायद की फसल कौन सी है? खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जायद की फसल हैं। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए जावर की खान प्रसिद्ध है। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का राज्य का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध है अवस्थित है। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में
टोडा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है वह निर्धारित की गई थी 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डेल्टा ने बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, और भारत की सबसे लंबी नदी है डेल्टा ने बनाने वाली में। वैसे तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। वह बंदरगाह डॉल्फिन नोज के पीछे है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को बना। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को, और कहीं कहीं गोदावरी नदी को भी दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी या गोदावरी, लेकिन ऑप्शन में अगर कावेरी और गोदावरी अगर दोनों दिया रहेगा तो आप गोदावरी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को विभाजित करने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूध के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूध के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थल है। 56वां प्रश्न है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर बना? 1875 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में देश का पहला लौह इस्पात कारखाना बना था। अगला प्रश्न है, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखानों का कौन से, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये 3 कारखाने लगाए गए थे। नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल गन्ना, रबर, तंबर, प्याज और सूरजमुखी है। कपास, सूरजमुखी ये सभी नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? नासिक और मुंबई को भोरघाट दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निजी क्षेत्र में सबसे पुराना कारखाना है। 64वां प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पनियार और इरुल जनजाति किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में पनियार और इरुल जनजाति हैं। अगला प्रश्न है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ब्रली और डोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दादरा एवं नागर हवेली से बेदरे और डोडिया जनजाति संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं?
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस 2 ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। 74वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। 76वां प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? कांडला बंदरगाह भारत का ज्वारी बंदरगाह है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार भारत का भू आकृतिक भाग ऐसा है जो सबसे प्राचीन है। 80 प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम राज्य भारत की ऐसा है जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है और बाकी एक भाग ऐसा है जो भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। 82वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश भारत की सबसे ज़्यादा सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? यह कब शुरू किया गया था? अप्सरा परमाणु रिएक्टर 1956 में है, जो 1956 में शुरू किया गया था। अप्सरा ऐसा प्रथम परमाणु रिएक्टर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गरसप्पा या जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में स्थित है। परीक्षा की दृष्टि से यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी ने कई बार इस प्रश्न को पूछा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गरसप्पा, जिसे जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, वह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है, वह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज, जो कि कोलकाता में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल है। 90वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? एरोला औरंगाबाद में भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य ओमान अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। 93वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम, जो कि कोलकाता में स्थित है। 94वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल
जो कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है? अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। जो भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म है, लेकिन इस समय भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म खड़गपुर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? सिक्किम राज्य का गठन 16 मई 1975 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी व पाक जलमर्मध्य को सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। 98वां प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता से पहले जाना जाता था। सेकंड लास्ट प्रश्न है, हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब नए राज्य का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, यानी कि लास्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना था? हिमाचल प्रदेश राज्य 1971 में बना था। और इसी तरह हमारा वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रयोग इन्होंने किया था, रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने की थी। पॉल विलार्ड ने गामा किरण की खोज की थी। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी। रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। अगला प्रश्न है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। अगर पूछेगा परमाणु के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे जॉन डाल्टन को परमाणु के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला और भारत रत्न 1954 से शुरू हुआ था और लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला था और उस 1958 में इनको, और 28 फरवरी को सीवी रमन को रमन प्रभाव आविष्कार और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 28 फरवरी को सीवी रमन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? यानी कि रक्त परिवहन की खोज, रक्त परिवहन की यानी कि रक्त परिसंचरण कहे या रक्त परिवहन कहे, दोनों एक ही बात है। और रक्त परिवहन या परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन या परिसंचरण की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने की थी? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजित किया था। अगला प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ यानी कि पौधों में वृद्धि की माप जानने के लिए यंत्र की खोज किसने की थी? यह दोस्तों हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि क्रेस्कोग्राफ की खोज जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बसु ने की थी। जगदीश चंद्र बसु इनका नाम है, जगदीश चंद्र बोस भी कह सकते हैं आप, दोनों कह सकते हैं। तो इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी जो पौधों की वृद्धि और आयु का पता लगाने के लिए उपयुक्त था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ चिकित्सा शास्त्र किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के द्रव्यमान के 4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान का अगर 4 गुना द्रव्यमान है तो उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा, सूर्य के द्रव्यमान का 4 गुना को चंद्रशेखर सीमा, यानी कि ये हमारे देश के वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के नाम पर ही इसकी नाम चंद्रशेखर सीमा पड़ी थी। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा भी गया है कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की बात करें तो इंसुलिन की खोज बेंटिक एवं बेस्ट ने की थी। बेस्ट एवं बेंटिक ने इंसुलिन की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का बर्ड्समैन यानी कि पक्षी वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? भारत का पक्षी वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को भारत का पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है। बर्ड्समैन के नाम से डॉक्टर सलीम अली जाने जाते हैं। और अगर कहे वाटरमैन किसे कहा जाता है, जल मैन किसे कहा जाता है, जलों का आदमी, तो वो राजेंद्र को कहा जाता है जलमैन यानी कि वाटरमैन। वाटरमैन उन्हें राजेंद्र को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज की टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी, जिन्होंने दूध के लिए पाश्चुरीकरण का नियम बताया था। उन्होंने ही रेबीज की टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग आत्महत्या की थैली की खोज किसने की थी? आत्महत्या की खोज, जिसे लाइसोसोम भी कहा जाता है, उसे आत्महत्या की थैली जिसे लाइसोसोम भी कहा जाता है, उसकी खोज सीडी डुवे ने की थी। सीडी डुवे ने आत्महत्या की थैली की खोज की थी। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन 20 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है एकदम ऐसे ही। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है,
आवर्त के नियम की खोज किसने की थी, यानी कि आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो ये की थी मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी की खोज की थी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण हैं? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण हैं, जो कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, गति के जड़त्व का नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, भाभा एटम रिसर्च सेंटर टैगलाइन राष्ट्र की सेवा में परमाणु कहाँ है? यह ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। ट्राम्बे महाराष्ट्र में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, रडार का अर्थ क्या है? रडार का अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसकी खोज अल्बर्ट टेलर ने की थी। अल्बर्ट टेलर ने ही इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हनीमैन थे। हनीमैन को होम्योपैथी चिकित्सा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में किया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर से संबंधित है और सेरीकल्चर को रेशम पालन से संबंधित है और हार्टिकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है और पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। ये चारों प्रश्न आप बहुत ही याद रखिएगा, क्योंकि ये चारों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर से, सेरीकल्चर से रेशम का पालन, और उसके बाद हार्टिकल्चर से फलों का और पीसीकल्चर से मत्स्य का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने वाला यंत्र है। भूकंप को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ को भूकंप का मापने वाला यंत्र होता है। अगर मतलब कुछ और पॉइंट हैं इसमें, कार्डियोग्राफ को हृदय से गति की जांच की जाती है। स्टेथोस्कोप को आवर्ती गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने में किया जाता है और डिक्टाफोन को बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में उसका उपयोग होता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द को फंक ने दिया था और विटामिन ए मैकुलन ने इसकी खोज की थी और विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने की थी। विटामिन सी की खोज होलकट ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में किया था। तो दोस्तों यही हमारा वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। संस्थापक कौन थे? तो सौरोदय अवधारणा के संस्थापक थे विनोबा भावे। विनोबा भावे सौरोदय अवधारणा के संस्थापक थे और विनोबा भावे भूदान आंदोलन के भी संस्थापक थे। दूसरा क्वेश्चन है, ईमेल में बीसीसी क्या है? यानी कि बीसीसी का फुल फॉर्म पूछा है तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं सिवाय, तो
बिस्मथ के धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती है। बिस्मथ एक ऐसी धातु है जो विद्युत की संचालक नहीं है। अगला प्रश्न है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय चालुक्य वंश के शासकों को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम था 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1906 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? मृदा रहित कृषि को जल संवर्धन कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था? केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम द्वारा लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल थे। टोडरमल अकबर के समय के राजस्व मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है? तो दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में हमारा देश भारत भी आता है। इसमें केरल प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थिर होते हैं। रजिस्टर सीपीयू में स्थिर होने वाला उच्च गति स्मृति तत्व है। यह स्मृति का माध्यम होता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2 क्वेश्चन अतुल माहेश्वरी परीक्षा में कंप्यूटर से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष कब तक पद पर रह सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष तब तक पद पर रह सकता है जब तक अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना अनाज प्राप्त करने, अन्न भंडारण के लिए, अन्न के आयात के लिए उपयुक्त सभी के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य वनों की रक्षा और वृद्धि करना, वन्य एवं वन के पशुओं में वृद्धि करना और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा कथन में से जिसमें कहा गया है खरी मुद्रा निकट मुद्रा को संचालन से बाहर ढकेल देती है, और बाकी तीनों कथन सही हैं। यही कथन गलत है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद इसको के लिए चुना गया है? तो ये भारत को ऑप्शन टू 2022 से 2024 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को 2022-20 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता मिली है? तो ये हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता मिली है। तो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ क्योंकि 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
और आप उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही अतुल माहेश्वरी परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे और एक न एक दिन ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। महावीर स्वामी की माता व पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था और महावीर स्वामी की जो माता थी उनका नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। यह आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जानी ग्राम में हुई थी। जानी ग्राम में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप 40 क्वेश्चन अतुल माहेश्वरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 40 के 40 प्रश्न में हम 40 के 40 प्रश्न आपको कवर कराएंगे एक एक वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का कुल नाम क्या था? कुल का नाम क्या था? इनका कुल का नाम ज्ञातक था। महावीर स्वामी के कुल का नाम ज्ञातक था, यानी कि जात्रक भी इसे कह सकते हैं। जात्रक भी इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक यानी कि महाभाष्य एक ग्रंथ है और इसके लेखक के बारे में पूछा है। महाभाष्य के लेखक के बारे में, तो महाभाष्य पतंजलि की रचना है। पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। वाराणसी में सारनाथ में दिया था, यानी कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था अपना पहला उपदेश। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के अगर शिष्यों की बात करें तो आनंद उनके प्रमुख शिष्य थे, यानी कि चहेते शिष्य का नाम आनंद था और उपाल उनके दूसरे प्रिय शिष्य थे। वैसे तो महात्मा बुद्ध के बहुत ही शिष्य थे, लेकिन ये दोनों शिष्य उनके बहुत ही चहेते शिष्य थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? आपको पूछेगा कि महात्मा बुद्ध को घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं, यानी कि घर जब उन्होंने छोड़ा था उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण उस घटना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर के कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ पर उरुबेला के एक पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी यहाँ जो कि नेपाल देश में है, वहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का घोड़े का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के अगर घोड़े का नाम पूछेगा तो उनके घोड़े का नाम कंथक था। अगला प्रश्न है, मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश कौन था? मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश था। इसके संस्थापक का नाम बिंबिसार था। इसके संस्थापक का क्या नाम था? बिंबिसार। अगला प्रश्न है, मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, वही प्रश्न है, अलग मॉडल से पूछा गया है, तो एक आप कहेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शनों में शास्त्रों की संख्या कितनी है? तो भारतीय दर्शन में शास्त्र कितने हैं? 6। शास्त्र कितने हैं? 6। और अगर वो वेद पूछेगा तो वेद आप 4 कहेंगे। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन सिकंदर था। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन था। उसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है,
बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मौसी थी महात्मा बुद्ध की, वह बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया था? बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय श्रावस्ती में व्यतीत किया था। श्रावस्ती एक किस समय जिला है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय यानी कि सर्वाधिक ज्ञान यहीं पर दिया था बुद्ध ने। हम 49वें प्रश्न की बात करें, बुद्ध धर्म की शाखाएं कितनी है? यानी कि बुद्ध धर्म की शाखा कौन सी है? तो बुद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन? एक हीनयान और एक महायान। ये 2 प्रमुख शाखाएं हैं और कोई कहता है कि तीसरी शाखा है वज्रयान, लेकिन यह प्रमुख शाखा नहीं है। तो आप अगर पूछेगा बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं तो आप 2 ही कहिएगा, हीनयान और महायान। और जानकारी के लिए वज्रयान भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? बुद्ध के समकालीन शासकों की बात करें तो बुद्ध के समकालीन शासक एक थे बिंबिसार, दूसरे थे उदयन, तीसरे से प्रसेनजीत, चौथे थे प्रदोष। ये चारों बुद्ध के समकालीन यानी कि बुद्ध जब इस पृथ्वी पर थे तब ये शासक भी पृथ्वी पर शासन करते थे किसी न किसी राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के माता व पिता का क्या नाम था? बुद्ध के माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके माता पिता का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश को सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना, इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन इसे कहते हैं। यानी कि बुद्ध को ब्राह्मणों द्वारा जब बौद्ध बने थे तो इसको यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। और घर छोड़ने की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और आगे एक घटना है, बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। तो बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी तो उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये 3 चीज़ याद रखिएगा। एक, जब वो घर छोड़े थे उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब वो महात्मा सिद्धार्थ से बुद्ध बने थे तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और तीसरा, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो यह घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की पत्नी व पुत्र का नाम क्या था? बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो प्राचीनतम स्मृति की बात की जाए तो मनु स्मृति प्राचीनतम स्मृति है। इसे पहले का संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगत कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी थी? तो प्रथम बौद्ध संगत की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगत राजगिरी में आयोजित हुई थी। राजगिरी में इसका आयोजन हुआ था और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी और अजातशत्रु के समय हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगत राजगिरी में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगुरु के अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसके शासनकाल में हुई? यह जैन समिति है। जैन समिति की अध्यक्षता स्थूलनंद के शासनकाल में हुई थी। उस समय भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन समिति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषपुर में, यानी कि पुरुषपुर है, पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने कराया था? तो पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क ने पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी थी? पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि किसके दरबार में थे? पतंजलि किसके दरबार में थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। उनके राज चिकित्सक पतंजलि थे। अगला प्रश्न है,
पंचमहाचिन्ह, पंचमहाचिन्ह किसे कहा जाता है? यानी कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पंचमहाचिन्ह, पहला सांड को, दूसरा कमल, तीसरा बोधि वृक्ष, चौथा घोड़ा और पांचवा स्तूप। इन्हें पंचमहाचिन्ह कहते हैं क्योंकि ये बुद्ध के किसी न किसी रूप में संबंधित है, जैसे जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु, उनके घोड़े का नाम, ये सभी उससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम वेद किसे कहा जाता है? पंचम वेद पुराणों को कहते हैं। पंचम वेद, पंचम वेद पुराणों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम स्मृति कौन सी है? तो देव स्मृति जो है वो नवीनतम स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम वेद कौन सा? अथर्ववेद नवीनतम वेद है। अथर्ववेद नवीनतम वेद है और बाकी सभी वेद प्राचीन वेद हैं। ये भी प्राचीन वेद है, लेकिन ये अगर नया की बात की जाए तो ये बाद में आया था, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद, महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके शासनकाल में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, सावकामी की अध्यक्षता में और अलाशोक के शासनकाल में हुई थी। 69वां क्वेश्चन कहा है, द्वितीय जैन समिट के आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन समिट का आयोजन वल्लभी में हुआ था। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक को शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों त्रिपिटक हैं। अगर पूछा जाएगा त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से त्रिपिटक संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में भोगलीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में हुई। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही प्रश्न में तीन क्वेश्चन निहित हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगत हुई थी और भोगलीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में हुई थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के धर्मग्रंथ, यानी कि धर्मग्रंथ अंग को कहा जाता है उपांग और प्रकीर्णन, ये तीनों जैन धर्म के धर्मग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वदेव हैं। पार्श्वदेव जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं और 24वें हैं महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं। तो जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग ये बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वां क्वेश्चन है, चरक, नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र किसके दरबार में रहते? तो ये तीनों जो थे विद्वान, ये तीनों कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध समिति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में हुई थी? तो ये कुंडलवन कश्मीर में है और एक कनिष्क के काल में संपन्न हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न है, गोदीवारा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ? तो गोदीवारा लोथल हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में से गायत्री मंत्र को लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में
श्रवण बेलगोला चले गए थे और वहाँ पर इन्होंने संलेखना व्रत द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वेद गेय है, यानी कि कौन सा वेद गाया जा सकता है। यानी कि सामवेद जो है, ये चारों वेदों में सामवेद एक ऐसा वेद है जो गाया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूछा जाएगा कि कौन सा वेद गाया जा सकता है, किसमें गद्य और पद्य हैं, तो सामवेद में पूछा जाएगा, तो गद्य और पद्य सामवेद में है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद गद्य और पद्य में दोनों में है और सामवेद भी इसमें है। अगला प्रश्न है, किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस वंश को प्रतिहंसा यश के रूप में जाना जाता है, यानी कि यह एक ऐसा वंश था जो अपने पिता की हत्या करके अपने गद्दी पर बैठते थे। तो ये हर्यक वंश एक ऐसा वंश था जिसमें हर एक पुत्र अपने पिता की गद्दी पर हत्या कर कर बैठता था, इसलिए इसे प्रतिहंता वंश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है, तो असुर विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है। असुर विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का शासक था, तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। लास्ट प्रश्न है, सेकंड लास्ट है शायद, ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त और मंत्र हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,600 मंत्र हैं। ये तीनों चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इन तीनों चीज़ों को याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, 10,600 मंत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या 108 है, 108 उपनिषद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। तो हमारा प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारा उत्साह बढ़ता है और हम वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहते हैं प्रत्येक क्षण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी फिल्म के लिए गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। गांधी जो फिल्म थी उसमें बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस की बात करें तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो वो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। जापान पर परमाणु बम 1945 में, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेक्स्ट प्रश्न है, धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित है। धनराज पिल्लै का संबंध हॉकी से है। धनराज पिल्लै हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिने जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? अस्थायी सदस्यों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य अस्थायी होते हैं, जबकि अस्थायी सदस्य 10 होते हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा सभ्यता अब पाकिस्तान में है, यानी कि हड़प्पा नामक नगर जो था वह इस समय पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? चौथ नामक कर मराठों द्वारा लिया जाने वाला एक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, मुगल बादशाहों का सही क्रम है। तो मुगल बादशाहों का सही क्रम यह है कि पहले बाबर हुआ, फिर हुमायूं हुआ, उसके बाद शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की, फिर इस्लाम शाह सूरी, उसका शेरशाह सूरी का लड़का, फिर दोबारा फिर हुमायूं गद्दी पर बैठा, फिर अकबर बैठा गद्दी पर, फिर जहांगीर बैठा, फिर शाहजहां बैठा, फिर आलमगीर बैठा, फिर बहादुर शाह शाहजहां बैठा, फिर फर्रुखसियर बैठा, फिर रफ़ी उद दरजत बैठा, फिर शाहजहां द्वितीय बैठा, फिर मोहम्मद शाह बैठा, फिर अहमद शाह बहादुर बैठा, फिर आलमगीर द्वितीय बैठा, फिर शाहजहां तृतीय बैठा, फिर शाह आलम द्वितीय बैठा, फिर अकबर शाह द्वितीय बैठा, फिर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। तो इस प्रकार मुगल बादशाहों का क्रम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन आज़ादी के बाद 1951-52 में विनोबा भावे ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी नींबू और संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय शंकर का संबंध किससे है? उदय शंकर का संबंध नृत्य से है। नृत्य से संबंध है उदय शंकर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो आप जानते हैं कि सबसे निम्न स्थान पर ग्राम प्रधान ही होता है, उसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य होता है। तो जिला पंचायत सदस्य के अंतर्गत ही जिला परिषद आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर है। इनको साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो का जो मंदिर है वो कहाँ किस राज्य में है? खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी।
नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मानक समय आधारित है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय मानक समय 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित भाग राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, लेकिन गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ सूर्य सबसे बाद में दिखाई देता है और सबसे लास्ट में डूबता है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है और सबसे लास्ट में डूब जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है। तो ये है चीन देश। चीन नाथुला दर्रा के पार स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पृथ्वी के अंदर वायुमंडल की निचली परत को क्षुब्ध मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सेना में विजयंत नाम है, यानी कि विजयंत जो नाम है भारतीय सेना में वो किसका नाम है। वो एक टैंक का नाम है। इसमें भारतीय सेना में टैंक के नाम को विजयंत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री फायान विक्रमादित्य द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध बाप बेटे का है। परस्पर ये दोनों बाप बेटे हैं। पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर ये दोनों बाप बेटे हैं। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य चाय के उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो असम भारत का ऐसा राज्य है जो चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन होता है। तो चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। तो दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है। तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी टीम में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, इन सभी में 11 खिलाड़ी भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नेक्स्ट प्रश्न है नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ। तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो महात्मा बुद्ध ने बोध गया बिहार में एक जगह है वहां पर ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है। तो महाकवि कालिदास ने यह नाटक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। तो ज्वार जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा राज्य भारत के बृहद महाद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। तो मध्य प्रदेश भारत के बृहद महाद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। तो यमुना नदी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है। तो गंगा के तट पर कानपुर बसा हुआ है। कानपुर गंगा के तट पर बसा हुआ शहर है। कानपुर हुआ, प्रयागराज हुआ, ये सभी गंगा के तट पर बसे हुए शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य होता है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी कि भारत में
कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी कि संविधान में किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। तो इसी तरह हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है आप लोगों को तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि उसी से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम वीडियो बनाते हैं। और आप चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। दूसरा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। चौथा प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। पांचवा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है। छठवां प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। हम फटाफट इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। और सातवां प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का बिहू प्रसिद्ध त्यौहार है। आठवां प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 10वां प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। एक एक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने एक एक क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हमें बहुत ही महत्वपूर्ण लगा उन्हीं को लिया है। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। और 11वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और 12वां प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। 13वां प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है और रतौंधी आँखों के संबंधित रोग है। अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। अगला सवाल है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। 17वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रज़िया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गर्फरोगिल्स की सहायता से अपने सांस लेती है। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो 1919 में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। कम समय में इतना बेहतरीन तैयारी किसी भी चैनल पर आप नहीं पाएंगे। आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 23वां प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह में किसने अपना पहला बलिदान दिया था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी।
26वां प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली महिला कौन थी? तो 2 बार फतह करने वाली महिला संतोष यादव थी। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह करने वाली प्रथम महिला थी। 27वां प्रश्न है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन के प्रयासों से हुई। राजा राम मोहन को भारत का नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम यानी कि बचपन का नाम मूल शंकर था। 29वां प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 31वां प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। और 32वां प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है 35वां प्रश्न सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है जो प्रथम हमारे देश के गृह मंत्री थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। और महात्मा गांधी की समाधि के बारे में पूछेगा तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है जो वाराणसी में स्थित है। 39वां प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता महर्षि देववेद व्यास महाभारत के रचयिता थे। 40वां प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त ने लिखी थी। इनका नाम चाणक्य कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों था। 41वां प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 42वां प्रश्न है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 43वां प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है 44वां प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन रेड क्रॉस के बारे में पूछता है कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है यानी कि सबसे पहले सूर्य जापान में ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न है यानी कि 46वां प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 47वां प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। 48वां प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। 49वां प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। 50वां प्रश्न है भारत का सबसे चमकीला तारा का ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला तारा है यानी कि सबसे चमकीला ग्रह है। और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और इसे भोर का तारा भी कहते हैं। 51वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है।
53वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चों को आता है, इसलिए यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 54वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। 55वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। 56वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। 57वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। 58वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई 3 के अनुपात में और चौड़ाई के अनुपात में रहती है। 59वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। कम समय में इतना अच्छा कंटेंट और इतनी अच्छी वीडियो आप किसी भी चैनल पर नहीं पा सकते हैं, क्योंकि एक घंटे में लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और यहाँ पर केवल आप 25 मिनट में 115 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। 61वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 62वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा था। 63वां प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। 64वां प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। 65वां प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकलर ने की थी। 66वां प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध हृदय से है। 67वां प्रश्न है, मानव शरीर को किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। यह हमारे शरीर के मस्तिष्क में स्थित होती है। 68वां प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। 69वां प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। 70वां प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबे की धातु का प्रयोग किया गया था। 71वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री बाह्याकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्याकाश काला दिखाई देता है। 72वां प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। 73वां प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। मुगल सराय वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, जिसे विजय घाट कहते हैं। 74वां प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? भारत में पहली रेल बम्बई से ठाणे तक चली थी। 75वां प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी कोलकाता में। 76वां प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। तो ये बम्बई से ठाणे के बीच सबसे पहले चली थी। अगला प्रश्न है 77वां प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वायर लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न है 78वां प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी है? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है और भारत की पहली महिला राज्यपाल क्या कहते हैं उनको, सरोजनी नायडू हैं। 79वां प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। 80वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
81वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 82वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिवेली थे। 83वां प्रश्न है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश हैं। दक्षिणी सूडान अंतिम 193वें देश के रूप में सदस्य बना है। 84वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 10 सदस्य अस्थायी होते हैं जो 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, और 5 सदस्य जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन, ये सभी अस्थायी सदस्य देश हैं जो हमेशा के लिए हैं। 85वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य देश हैं? तो ये 5 देश हैं जो जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये सभी अस्थायी देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दी हेग, हॉलैंड में स्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। 87वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून इस समय नहीं है, इस समय एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। बान की मून इस समय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था। और विजय लक्ष्मी पंडित जो थी जवाहरलाल नेहरू की बहन, ये संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली, भारत की ओर से सबसे पहली महिला महासचिव बनी थी। 89वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 2 वर्षों के लिए। 90वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? 193वां देश दक्षिणी सूडान है। 91वां प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। 92वां प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 93वां प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 को हिंदी की राजभाषा राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी, हिंदी राजभाषा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी राजभाषा है। 94वां प्रश्न है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा हैं। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, ये भी याद रखिएगा। 95वां प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। ये सबसे पहले 1896 में यूनान एथेंस में आयोजित किए गए। इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? पियरे डी कुबर्टिन। 96वां प्रश्न है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरियो में हुए थे सन 2016 में ओलंपिक खेल। 97वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे 10 दिसंबर को अतुल माहेश्वरी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस है? हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस होती हैं। 99वां प्रश्न है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। 115 क्वेश्चन है सभी। और 100वां प्रश्न है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 102वां प्रश्न है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया।
कोई बात नहीं, आपका रिवीजन भी इसी तरीके से हो जाएगा। 103वां प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थल सीमा 13 देशों के साथ लगती है। 104वां प्रश्न है, बैरोमीटर का पठन में तेजी से अगर गिरावट हो जाए तो किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का सूचक है। अगर बैरोमीटर में तेजी से गिरावट हो रहा है तो ये तूफान का सूचक है। अगर आराम से अगर उठ रहा है तो मौसम साफ होगा। 105वां प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में और राजस्थान के कुछ इलाकों में है। 106वां प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 107वां प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। 108वां प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। 109वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, क्योंकि चांदी से भी ज़्यादा सोना बिजली की अच्छी सुचालक होती है। क्योंकि सोने का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए उसे प्रयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए चांदी को ही हम मानेंगे। क्योंकि चांदी भी एग्ज़ाम में ही पूछता है, सोने का एग्ज़ाम में नहीं देता है। 110वां प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन का 4। 111वां प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 112वां प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव। 113वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। और 114वां प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला यानी कि दुग्ध जैसा रास्ता बनाने वाला, यही हमारी आकाशगंगा का नाम है। 115वां और लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उदंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कंटेंट वाइज बहुत अच्छी वीडियो बनती है यहाँ पर। तो आप वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।